नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक नेता हैं जिनके बारे में ये बताना मुश्किल है कि वो किसके साथ हैं, किसके विरोध में। जिसके साथ होते हैं उसके भी विरोध में होते हैं, जिसके विरोध में होते हैं उसके भी साथ हो सकते हैं। ऐसा नेता आपको दुनिया में शायद ही किसी पार्टी में कहीं पर मिलेगा, किसी डेमोक्रेसी में। लेकिन अब भारत की डेमोक्रेसी में एक ऐसे नेता है जिनका नाम है शरद पवार। मैं कई बार उनको कह चुका हूं, पिछले वीडियो में भी कहा था कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। लेकिन उसके अलावा भी वो बहुत कुछ है। अब आप कहेंगे कि वो हमेशा से कांग्रेस पार्टी में रहे हैं, अपनी अलग पार्टी बनाई तो भी कांग्रेस से समझौता करके ही सरकार में रहे, 15 साल सत्ता भोगी, और उसके अलावा 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री भी रहे। तो वो कांग्रेस के खिलाफ भी थे, कांग्रेस के साथ भी थे। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और कुछ ही महीने में फिर उन्हीं सोनिया गांधी के साथ समझौता कर लिया। तो शरद पवार कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन शरद पवार, सवाल यह है कि कब किसके साथ और किसके विरोध में होंगे, ये शरद पवार ही तय करते हैं। ये मुद्दा तय नहीं करता, क्योंकि इसमें कोई विचारधारा, कोई सिद्धांत नहीं है। ये शरद पवार का अपनी सुविधा का बनाया हुआ सिद्धांत है। कब उनको क्या सूट करता है, कहाँ उनको ज़्यादा फायदा दिखता है, किस बात में नुकसान दिखता है, इससे वो तय करते हैं कि इस मुद्दे पर वो समर्थन में किसी के रहेंगे या विरोध में रहेंगे। पिछले काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ उनको कि राहुल गांधी जो मुद्दा बनाते हैं उसको पंक्चर करने के लिए शरद पवार सामने आ जाते हैं। और ऐसे मुद्दे जिनको राहुल गांधी बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, जिसको सार्वदेशिक मुद्दा बनाना चाहते हैं, उसको पंक्चर बीजेपी करे जो उनकी विरोधी है, उससे पहले शरद पवार सामने आ जाते हैं। और राहुल गांधी कुछ नहीं कर पाते शरद पवार का। शरद पवार के खिलाफ कुछ बोल नहीं पाते हैं, यहाँ तक कि ये भी नहीं कि जाकर अकेले में मिलकर कहें कि आप ये कर क्या रहे हैं, आप मेरे खिलाफ क्यों हैं। तो मैं आपसे ये पहली सुलझाने को कह रहा हूँ कि आप बताइए कि शरद पवार राहुल गांधी के साथ हैं या खिलाफ हैं। शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ हैं या खिलाफ हैं। शरद पवार राहुल गांधी और इंडिया अलायंस की जब बात आती है कांग्रेस पार्टी के साथ नजर आते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे आते हैं जब वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नजर आते हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलते हैं और अडानी के घर पर गुप्त बैठक भी भाजपा नेताओं से करते हैं, और भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए उद्धव ठाकरे को तोड़कर लाते हैं और सरकार भी बनवाते हैं। तो आज दो मुद्दों का जिक्र करूंगा जिनको राहुल गांधी बड़ा मुद्दा बनाना चाहते थे। पहला, राहुल गांधी के निशाने पर हमेशा से, और कांग्रेस पार्टी के निशाने पर भी, और ख़ास तौर से सोनिया गांधी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से, यानी 99 से जो सिलसिला शुरू हुआ है, वो हिंदुत्व विरोधी राजनीति का कांग्रेस का सिलसिला शुरू हुआ है। और राहुल गांधी हिंदुत्व विरोधी हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि अब किसी को कोई शक होगा। हिंदुत्व का जहां भी मामला आएगा, उसके विरोध में जो लोग खड़े होंगे, उसमें सबसे अगली कतार में सबसे आगे खड़े होंगे राहुल गांधी। तो उन्होंने भाजपा के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ मुद्दा बनाने के लिए जो प्रतीक चुना, वो चुना वीर सावरकर को। ऐसा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिसको अंग्रेज़ों ने 2 जन्म की कैद की सज़ा सुनाई गई हो अंग्रेज़ों के समय में। आपने दुनिया में कहीं नहीं सुना होगा कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी बड़े से बड़े अपराध में 2 जन्मों की सज़ा सुनाई गई हो। वीर सावरकर को 2 जन्मों की सज़ा सुनाई गई। आज़ादी के पूरे आंदोलन के दौरान की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता का आप नाम नहीं बता सकते हैं, या एक ऐसे नेता का नाम आप नहीं बता सकते हैं जो नाम आपको जाना पहचाना लगे, जो नाम आपने सुना हो, जिसको काले पानी की सज़ा हुई। अंग्रेज़ों से उस समय जनसंघ भी नहीं बनी थी, आरएसएस भी 1925 में बनी, तो आरएसएस अंग्रेज़ों से मिली हुई थी। तो उसकी आइडियोलॉजी के साथ चलने वाले या सहानुभूति रखने वाले वीर सावरकर को काले पानी की सज़ा मिलती है। लेकिन कांग्रेस जो कहती है कि वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही थी, आज़ादी का आंदोलन लड़ रही थी, जिसने आज़ादी दिलाई, उसके किसी नेता को अंग्रेज़ों ने काले पानी की सज़ा नहीं दी।
तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या थी। और ये भी देखिए कि कांग्रेस के जो भी नेता गिरफ्तार हुए अच्छी जगहों पर, और जवाहरलाल नेहरू और उनके समकक्ष बहुत से लोग तो पुराने किलों में रुकाए गए, मतलब उनको जेल बनाया गया, उसमें रखे गए, हर तरह की सुविधा। किताब लिखनी है आपको, सेक्रेटरी मिल जाएगा, आपको जो सुविधा चाहिए वो मिल जाएगी। तो घर से बाहर थे वो, सिर्फ इतना, जेल उनके लिए मतलब घर में अपने नहीं रह रहे, बाकी घर की हर सुविधा थी। घर के लोग जब मिलना चाहे मिल सकते थे। वीर सावरकर के साथ ऐसी कोई छूट नहीं दी अंग्रेज़ों ने। उनको जिस तरह की यातना दी गई वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक भी कांग्रेसी नेता नहीं है जिसको ऐसी सज़ा मिली हो। उस सावरकर को हिंदुत्व का विरोध करने के लिए प्रतीक चुना राहुल गांधी ने, और सावरकर को एक नहीं सैकड़ों बार माफी वीर कहा। उन सावरकर को जिनको उनकी दादी ने सम्मान के साथ चिट्ठी लिखी है, उनका जब स्मारक बन रहा था, ट्रस्ट बन रहा था, तो उसमें इंदिरा गांधी ने कंट्रीब्यूशन दिया अपनी तरफ से। प्रधानमंत्री थी तो वीर सावरकर पर डाक टिकट जारी किया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी की राजनीतिक समझ क्या है। बहुत से लोग कहेंगे कि उनको समझ में नहीं आया कि उनकी दादी क्या सोचती थी सावरकर के बारे में, दूसरे लोग क्या सोचते थे, अंग्रेज़ उनसे क्यों डरते थे, उनके खिलाफ इतना क्यों थे। राहुल गांधी ये सब समझते हैं। राहुल गांधी को मालूम है कि हिंदुओं के मन में सावरकर के लिए बड़ा सम्मान है। उस सम्मान पर चोट करना चाहते थे। उनको सब मालूम है कि सावरकर के बारे में उनकी दादी क्या सोचती थी, महात्मा गांधी क्या सोचते थे, या दूसरे कांग्रेस के नेता क्या कहते सोचते थे, ये सब कुछ मालूम है। और ब्रिटिश सरकार ने उनके साथ क्या जुल्म किया, क्या अत्याचार किया, ये सब भी उन्हें मालूम है। लेकिन उन्हें सावरकर को अपमानित करना था। सावरकर के लिए जो सम्मान है हिंदुओं के मन में, उस पर चोट करना था, इसलिए ये सब बोलते थे। अब उस मामले पर जो है उनके खिलाफ कोर्ट केस हो गया है, वो तो सुनवाई चल ही रही है। लेकिन शरद पवार सामने आए, भारतीय जनता पार्टी विरोध में आई, ये तो बड़ा स्वाभाविक था। और ये घटना इंडी गठबंधन बनने के बाद की है। शरद पवार सामने आए और उन्होंने कहा कि वो इस बात से सहमत नहीं है। वो राहुल गांधी से मिले और कहा कि सावरकर के खिलाफ बोलना बंद कर दीजिए। इसलिए आपने देखा होगा कि पूरा महाराष्ट्र चुनाव बीत गया, राहुल गांधी के मुंह से सावरकर के खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। तो राहुल गांधी को मालूम था कि अगर अब सावरकर के खिलाफ बोला तो उसका क्या राजनीतिक परिणाम होगा और क्या राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो इससे पता चलता है कि राहुल गांधी दिखाते तो ये हैं कि बड़े वीर हैं, बड़े निडर हैं, लेकिन अंदर से बड़े डरपोक हैं। अगर आपका कन्विक्शन है वीर सावरकर के खिलाफ, तो शरद पवार क्या बोलते हैं इससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको? लेकिन फ़र्क पड़ता है। ये राहुल गांधी ने बताया कि अगर उनको कोई धमका दे, कोई डरा दे, चुनौती दे दे, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो वीर सावरकर के खिलाफ पूरे अब महाराष्ट्र के चुनाव से अच्छा अवसर उनके लिए क्या था? अगर वो सावरकर के खिलाफ हैं, अगर वो मानते हैं कि सावरकर जो थे वो गलत थे, उनकी विचारधारा अच्छी नहीं थी, या कांग्रेस उनकी विचारधारा के खिलाफ है, राहुल गांधी व्यक्तिगत रूप से उसके खिलाफ है, तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के इससे अच्छा समय क्या था? चुनाव ऐसा समय होता है जब सभी पार्टियां अपने सिद्धांत, अपने विचार, अपनी नीतियां, अपने कार्यक्रम लोगों तक पहुंचाने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करती है, क्योंकि उस समय लोग राजनीतिक दलों, नेताओं को सुनने के लिए तैयार होते हैं। उसको कितना मानते हैं, नहीं मानते हैं, कितना अमल करते हैं, कितना उसके अनुसार जो है उनका निर्णय प्रभावित होता है, ये सब अलग विषय है, लेकिन सुनते ज़रूर हैं। उस समय भी राहुल गांधी के मुंह से सावरकर का नाम नहीं निकला। तो सावरकर पर चुप कराया किसने राहुल गांधी को? शरद पवार ने। अब दूसरा उदाहरण दे रहा हूं, गौतम अडानी। राहुल गांधी का प्रिय जो है शौक है गौतम अडानी को गाली देने का, और उसके जरिए वो देश के सारे उद्योगपतियों को एक तरह से कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। वो धमकाते हैं कि मोदी के करीब मत दिखना,
मोदी के करीब जाओगे तो जो गौतम अडानी के बारे में कर रहा हूं वही आपके बारे में भी करूंगा। लेकिन शरद पवार पर तो इसका कोई असर पड़ा नहीं। गौतम अडानी से जितने घनिष्ठ संबंध शरद पवार के हैं भारतीय राजनीति में और किसी नेता के नहीं। लेकिन वो कांग्रेस के साथ भी हैं, राहुल गांधी के साथ भी हैं और वो इंडिया अलायंस में भी हैं और उनके साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है महाराष्ट्र में। गौतम अडानी घर जाते हैं शरद पवार के, शरद पवार उनसे मिलने के लिए प्रफुल्ल पटेल के साथ गुजरात जाते हैं और गौतम अडानी के घर पर रुकते हैं। कोई एतराज़ नहीं। राहुल गांधी से आपने सुना कि कहा हो कि शरद पवार ने ये गलत किया, क्यों मिलते हैं? शरद पवार और गौतम अडानी की दोस्ती का क्या मतलब है? खबर ये भी आई कि गौतम अडानी के घर पर एक बैठक हुई 2019 में, जिसमें ये कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मौजूद थे, शरद पवार मौजूद थे, इन दोनों के बीच में, और उनकी पार्टी के नेता मौजूद थे, अजीत पवार भी उसमें थे, और मिलकर सरकार बनाने की बात हुई। बाद में खंडन आया, गौतम अडानी मौजूद नहीं थे, उनके घर पर बैठक हुई। सवाल यह है कि दो राजनीतिक दलों के बीच में अगर किसी बात पर समझौते की बैठक हो रही है तो वो एक उद्योगपति के घर पर क्यों हो रही है? जितनी भी बैठकें शरद पवार करते हैं 2 जगह पर होती हैं, सिल्वर ओक जहां वो रहते हैं जिस अपार्टमेंट में, या फिर जो है वाईबी चौहान जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर। तो गौतम अडानी के घर पर बैठक क्यों हुई? गौतम अडानी थे या नहीं ये मुद्दा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि गौतम अडानी के घर पर ये बैठक हुई। राहुल गांधी ने इसके खिलाफ एक बयान नहीं दिया कि वहाँ शरद पवार क्या करने गए थे। अब चूंकि शरद पवार के खिलाफ नहीं बोल पाए उस बैठक को लेकर, तो इसलिए अजीत पवार और बीजेपी के खिलाफ भी नहीं बोल पाए। और दूसरा, अभी अभी सबसे ताज़ा जो उनका कर्तव्य है राहुल गांधी का, एक तिजोरी से उन्होंने 2 पोस्टर निकाले थे, उस पर मैंने एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा। 2 पोस्टर में, एक पोस्टर में 2 लोग खड़े हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरे गौतम अडानी। दूसरे पोस्टर में धारावी का चित्र है। आपको मालूम है धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है, उसके रीसेटलमेंट की योजना पर काम हो रहा है, उसको नए सिरे से बसाने का, लोगों को पक्के घर देने का। वो प्रोजेक्ट अडानी के पास जा रहा था, गया कि नहीं पता नहीं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने, यानी शिवसेना और बीजेपी की सरकार ने ये प्रोजेक्ट जो अडानी को दे दिया। तो गरीबों का हक छीना जा रहा है, ये दिखाने की कोशिश हुई और अडानी को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही, ये बताने की कोशिश हुई। राहुल गांधी के इस पोस्टर दिखाने के 2 दिन बाद शरद पवार एक वेबसाइट से बात करते हुए वो कहते हैं कि धारावी कोई मुद्दा नहीं इस चुनाव में, और गौतम अडानी पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। गौतम अडानी तो लेना भी नहीं चाहते थे इस प्रोजेक्ट को, कुछ और लोगों को मिला है ये प्रोजेक्ट। अब राहुल गांधी बोले कि भाई शरद पवार गौतम अडानी का बचाव क्यों कर रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो नहीं दिया इस तरह का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अडानी के बचाव में नहीं आए, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं आई, शरद पवार आए। और शरद पवार किसके साथ हैं? राहुल गांधी के साथ। तो ये 2 बड़े मुद्दे थे। और उससे पहले पेगासस हो या राफेल का मुद्दा हो, दोनों पर शरद पवार राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं हुए। उन्होंने खुलकर विरोध किया हो नहीं किया हो, लेकिन राहुल गांधी के साथ खड़े नहीं हुए। तो राहुल गांधी जिस मुद्दे को बहुत बड़ा राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना चाहते हैं, उसको पंक्चर करने का काम शरद पवार करते हैं, और बीजेपी से ज़्यादा प्रभावी तरीके से करते हैं। और ऐसा करते हैं कि राहुल गांधी की उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं होती है। आप मुझे एक बयान राहुल गांधी का नहीं दिखा सकते कि उनके बड़े मुद्दे, जिस मुद्दे को वो बड़ा बताते हैं, मुद्दा बड़ा हो या नहीं हो, वो जिसको बड़ा समझते हैं, उसके खिलाफ शरद पवार खड़े हुए और शरद पवार के बारे में कोई टिप्पणी जो है राहुल गांधी ने की हो। तो अब ये साथ क्या कहलाता है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? शरद पवार राहुल गांधी के साथ हैं या उनके खिलाफ हैं? एक समय 2019 के चुनाव के बाद राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे और ऐसा कहते हैं, वो सही है कि गलत है पता नहीं, कि वो चाहते थे कि दोनों पार्टियों का मर्जर हो जाए
तो लोकसभा में इतनी सीटें हो जाएंगी दोनों पार्टियों को मिलाकर कि नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा। शरद पवार ने मना कर दी। अब इस बात की सच्चाई के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये असंभव बात नहीं है। शरद पवार ने भी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही बयान दिया था कि चुनाव नतीजे के बाद छोटी पार्टियों का कांग्रेस में मर्जर हो सकता है। मतलब वो संकेत क्या दे रहे थे? राहुल गांधी कह रहे थे हमारी सरकार आ रही है, और उनकी पार्टी के लोग कह रहे थे राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, और शरद पवार कह रहे थे कुछ छोटी पार्टियों का कांग्रेस में मर्जर हो सकता है, यानी कांग्रेस सत्ता से बहुत दूर रहने वाली है। वो संकेत दे रहे थे कि ऐसा भी संभव है कि फिर से कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में इतनी सीटें न मिले कि नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिल सके उसके नेता को। तो अब शरद पवार एक अबूझ पहेली है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है अबूझमाड़, तो भारतीय राजनीति के अबूझमाड़ हैं शरद पवार। ये जिसके साथ होते हैं उसके साथ पक्का नहीं होते, जिसके विरोध में होते हैं उसके विरोध में हैं, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। बड़ा मुश्किल है पता लगाना। ज़रूरी नहीं कि विरोध में दिख रहे हैं तो विरोध में हों भी। भाजपा के विरोध में बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, लेकिन 2019 में भाजपा का जो पहला फ्लोर टेस्ट था उसमें सरकार बचाने का काम शरद पवार ने किया, उनकी पार्टी ने किया। लेकिन उन्हीं शरद पवार ने भाजपा की दूसरी बार सरकार बनने से रोकने के लिए उद्धव ठाकरे को तोड़ा और उनको मुख्यमंत्री बनाया। उनको लगा कि महाराष्ट्र की राजनीति मैंने बदल दी और मैं जैसे चाहूँगा वैसे महाराष्ट्र की राजनीति चलेगी, जिसको चाहूँगा वो सत्ता में रहेगा, जिसको नहीं चाहूँगा नहीं रहेगा। अमित शाह ने उनका ये गुरूर तोड़ दिया, सरकार गिरा दी, उनकी भी पार्टी तोड़ दी और उद्धव ठाकरे की भी पार्टी तोड़ दी। हालांकि ये जो धारावी का मामला है इसको बड़े जोर शोर से उद्धव ठाकरे भी उठा रहे थे, तो उनका हमला केवल राहुल गांधी पर नहीं उद्धव ठाकरे पर भी था। ये आने वाले समय का संकेत है क्या? ये शरद पवार क्या अपना रास्ता बदलने की तैयारी कर रहे हैं या फिर सारे विकल्प खुला रखने की तैयारी कर रहे हैं? मेरा मानना है कि शरद पवार के पास हमेशा सारे विकल्प खुले रहते हैं, वो कभी भी किधर भी जा सकते हैं। अब चुनाव का नतीजा बताएगा कि उनको ये अवसर, ये विकल्प जो है उसको अपनाने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन इतना तो तय है कि राहुल गांधी के बड़े मुद्दों के सबसे ज़्यादा विरोध में भाजपा के अलावा कोई खड़ा हुआ तो वो शरद पवार, और शरद पवार के खिलाफ खड़े होने या उनको जवाब देने की हिम्मत राहुल गांधी में नहीं हुई। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।